He stared at the house dash the street. Along. Yeah, across. Across. He stared at the house across the street. He has no aptitude for music. Aptitude for music. This region receives in dash 350 and 550 mm of rainfall. Beta, between 350 and 550 millimeter of rainfall. Between. There was a ball of goldfish dashed to the bed, next to the bed. Life is beset dash with many difficulties. With many difficulties. Morning walk is beneficial for health. He was convicted of theft. Okay. We must be contented. तसल्ली होना इत्मीनान. Contented with our lot. Okay. Contented के साथ देता है. हमें बहुत सारी चीजें ना लॉट से क्या होना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए. इत्मीनान, तसल्ली, इत्मीनान, कंटेंट. चीजों से, हर चीज से हमें क्या होनी चाहिए, इत्मीनान, तसल्ली, कंटेंट. He is devoid dash common sense of. He was overwhelmed dash joy at his success. He was overwhelmed with joy. Overwhelmed मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना, झूम जाना. He was overwhelmed with joy at his success. He has been exempted dash his high duty. Exempted निकाल देना, exempt. He has been exempted from high duty. उसे बेकार होना यानी कि वो कॉमन सेंस के मामले में बहुत कमजोर है, यानी कि कम है. He has been exempted from his high duty. उसे हाई ड्यूटी से निकाल दिया गया. Let's get started because I have a difficult job before me. क्योंकि मेरे पास ये एक मुश्किल काम मेरे सामने है. I have a difficult job before me. एक डिफिकल्ट जॉब जो है मेरे सामने है. मैंने इससे पहले ही बताया था कि वो चीज बिल्कुल आपके सामने हो ना, वहां पर आप क्या यूज करोगे, बिफोर यूज करोगे. She went and sat dash him beside. Okay. Okay, short. I dash you some money which I shall be paying back very soon. आगे पढ़ो पूरा. OWE के मतलब होता है कर्ज अदा करना. I owe you some money which I shall be paying back very soon. The leaves on the trees dash in the wind. हाँ, दरख्तों से पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं, उसके लिए यूज करेंगे रस्टल. The senior management dash the efforts of the employees to turn around the company and generated huge returns on the investments. Applauded, ताली बजाकर किसी को सराहना. ओके. और एल्यूडेट मीन्स इशारा करना, लाउडेट मीन्स तारीफ करना, और लेमेंटेड मीन्स अफसोस करना या मातम करना. सी होगा क्योंकि अपलाउडेड मीन्स ताली बजा के किसी की हौसला अफजाई करना, और लॉडेड के मतलब होता है किसी की बस नॉर्मल तारीफ करना विदाउट क्लैपिंग. ठीक है, तो लॉडेड होगा.
ज़्यादा choose the bystander. The government, with the help of foreign assistance, managed to dash the needed finance in three sectors of sustain the economy. Managed to inject. अच्छा, मतलब क्या है कि इंस्टेल, इनटेक, इन्फ्यूज, इंजेक्ट, सबके मतलब तकरीबन क्या है, यही है, दाखिल करना। जैसे इनटेक गले से उतारना है ना, कोई चीज आप खाते हो, इनटेक कर लेना। और इन्फ्यूज के मतलब, ठीक है, इसी सेंस में आता है, यानी कि किसी आप इदारे के अंदर दाखिल होते हो, किसी इदारे में किसी जगह पर, तो वहां पर इन्फ्यूज वर्ड आ जाता है। कोई चीज को गले से उतारते हो, कुछ खाते हो, तो वहां पर इनटेक यूज करते हो। ठीक है, तो ये सारे तकरीबन क्या है, मतलब क्या, दाखिल करना, ठीक है ना, उंडेलना, डालना, इसके मतलब में आता है। तो यहाँ पर जो है रिलेवेंट जो वर्ड आएगा वो आएगा इंजेक्ट। द ओल्ड मैन ऑलवेज कंप्लेन्स डैश पेन इन हिज बैक। कंप्लेन्स अबाउट। Child's personality depend the parents' personalities and their upbringings depend upon. Ali dashed the ball so hard that it struck the wall panel and broke it. बेटा अगला वाला स्टेप देखो, अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस लिखा हुआ इट स्ट्रक द वॉल पैनल एंड ब्रोक इट। बेटा हिट की तीनों फॉर्म सेम है, सही है। हिट की तीनों फॉर्म क्या है, हिट 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 नहीं होगा, ये ऑप्शन है। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर अगला वाला जो क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पहला वाला क्लॉज भी किसमें होगा, पास्ट में ही होगा। ठीक है, और हिट की तीनों फॉर्म सेम। अगला देखो, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फ्रेंच। इंटरेस्टेड के साथ इन आना, ठीक है। देयर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। मच नहीं आएगा, अनकाउंटेबल के साथ आता है, काउंटेबल है तो यहाँ पर मैनी आएगा। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। द कोर्ट gave to suspect owing to insufficient evidence to prove him guilty. कोर्ट क्या देते हैं भाई, बेल दिया, जमानत, ठीक है। कन्विक्शन, यकीन, वर्डिक्ट, फैसला, पंचायत, फैसला, और बेल मतलब जमानत दे देना। कोर्ट क्या देते हैं भाई, इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से कि उसे गिल्टी साबित होने पर, क्योंकि ना काफी वो था एविडेंस, तो कोर्ट ने क्या दे दिया उसे, जमानत पर उसको रिहाई दे दी। बर्बरियत, बर्बरियत होता है ना, जुल्म, बर्बरियत, क्विंटल। बर्बरियत समझते हो, जुल्म करना किसी के ऊपर, जाहिरियत, बर्बरियत, जुल्म के सब सेंस में आता है बर्बरियत, ठीक है। तो एक क्विंटल मतलब बर्बरियत। Okay, the curator told the investigate officer that several dash were stolen from the museum. Artifacts means नमूने, चलो सामानों, चीजों के नमूने। एनिमल्स मतलब भी यादगार, यादगार, मॉन्यूमेंट्स याददाश्तें, ठीक है। तो म्यूजियम में क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स,
मॉन्यूमेंट्स होते हैं। म्यूजियम में क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स। पुरानी यादगार चीजें जो होती है ना उसको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स, यादगार मॉन्यूमेंट्स। आर्टिफैक्ट्स में से मतलब होता है किसी चीज का नमूना, ठीक है, जैसे कोई कपड़े का नमूना, जैसे उस सेंस में होता है। और मॉन्यूमेंट्स होता है कोई तारीखी यादगार चीज है, ठीक है, कोई तारीखी यादगार जो चीजें होती है उसके लिए बड़ी होता है मॉन्यूमेंट्स। और म्यूजियम में कौन सी चीजें होती हैं? यादगार चीजें, तारीखी यादगार चीजें होती हैं, तारीखी चीजें। This stick is just the way I like it. Soft, tender, नहीं slender, sloggy भी नहीं, soft, ठीक है, सॉफ्ट आ जाएगा। दिस स्टिक इज सॉफ्ट, जस्ट थोड़ा सख्ती के, टेंडर नाजुक, सॉफ्ट नरम, सॉगी। देखो सबके मतलब तकरीबन क्या है? सिमिलर है। जैसे सॉफ्ट, टेंडर, सबके मतलब एक ही होता है, नरम, मुलायम, ये सारी नाजुक, ये मतलब है। लेकिन यहाँ पर स्टिक क्या होते हैं? सॉफ्ट होगी। खाने वाले जो स्टिक, गोश्त की स्टिक, तो यही मतलब है ना, कोई चीज नरम पड़ जाए बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे टेंडर के मतलब भी, सबके मतलब एक है, नाजुक, नरम, मुलायम। तो यहाँ पर आपने स्टिक के लिए यूज करना है क्या पे यार? तो आपको यहाँ पर सेंस पर यूज करना है, स्टिक के साथ आपने यहाँ पे यूज करना है। चलो इसको देख लेते हैं सेंस को, ठीक है। कोई चीज जैसे बहुत ज्यादा पकने के बाद जल जाए, जैसे गोश्त जैसे नहीं होता, तो उसके लिए यूज करते हैं। गोश्त की स्टिक है, गोश्त की स्टिक है। हाँ चलो इसको मैं 1 मिनट देखता हूँ, इसके ओरिजिनल मीनिंग देखते सिलेंडर हो सकते देखो सॉफ्ट के मतलब है नरम हो गया, ठीक है। सॉगी के मतलब आ रहा है, यहाँ पर तो आ रहा है, हाँ, जूसी, गीला सा, ठीक है। और सिलेंडर मतलब नरम, पतला, ना तो सॉगी होगा। और टेंडर के मतलब वही नाजुक होता है। तो सॉफ्ट स्टिक क्या होगी? चलो आगे देख लो, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, the stranded victims saw a helicopter dash above the island and they started waving hands at the pilots to tell them of their presence. हॉर्न के मतलब क्या होता है? शिकार करना। हेल्टिंग के मतलब हेल्ट, रोकना, स्टॉप, हेल्ट, ठीक है। हॉवरिंग के मतलब होता है मंडलाना, कहीं पे घूम रहे, मंडला रहे। और हेलिंग के मतलब होता है सलाम करना, HIL। तो क्या होगा? द स्टैंडर्ड विक्टिम सॉ अ हेलीकॉप्टर डैश अबव द आइलैंड। जजीरे के ऊपर क्या कर रहे थे वो? हाँ, हॉवरिंग, सलाम थोड़ी कर रहे थे, है ना। जजीरे के ऊपर क्या कर रहे थे? ऊपर चक्कर लगाए थे, मंडला रहे थे, ठीक है। The police are looking for dash who trespass private property of an elite. इंटरप्रेटर तो तर्जुमा करने वाले को कहते हैं, इंटरप्रेटर। हमला करने को क्या कहते हैं? हमला करने वाला इन्वेडर भी कहते हैं, चैप्टर में पढ़ा भी होगा कहीं, इन्वेडर।
सुना पड़ा INVADER। इन्वेडर के मतलब भी होता है हमला करने वाला, इंट्रूड, और इंट्रूडर के मतलब भी होता है हमला करने वाला। इंट्रूडर, ठीक है, वो चैप्टर पढ़ा था ना फर्स्ट में, पहले पढ़ा है, विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, उसके अंदर वर्ड आया ना। Increasingly, universities have adopted policy of using a centralized exam as the C, इसमें C होगा, इंट्रूडर, हमला करने वाला, तर्जुमा करने, इंटरप्रेटर का तर्जुमा करने वाला, तंग करने वाला, परेशान करने वाला, इंटरसेप्टर, है ना। वही मतलब आ रहा है यहाँ पर कि कोई परेशान करने वाला, तंग करने वाला, टांग अड़ाने वाला, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा रिलेवेंट क्या है, इंट्रूडर, जिसके मतलब होगा कोई हमला करने वाला, ठीक है। Increasingly, universities have adopted policy of using a centralized exam as the sole dash by which the success or failure of an institution is to be judged. हाँ भाई, प्रिडिक्शन क्या होगा, प्रिडिक्शन मतलब पेशन गोई करना, है ना, पेशन गोई, प्रिडिक्शन। गारंटी, जमानत, जमानत, गारंटी, जमानत, ठीक है, गारंटी ना, गारंटी, जमानत, गारंटी। क्या हो सकता है, एक्चुअलिटी यानी यकीनन, जमानत यकीनन किसी चीज की, महकूम, अब आप इसको कैसे समझाओगे, किसी चीज का यकीन करना, मानना, जैसे सेंटेंस की मीनिंग बताओ, क्या लिखा हुआ है, बढ़ता हुआ यूनिवर्सिटी के, बढ़ती हुई यूनिवर्सिटीज हैव अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ यूजिंग एज, कौन सी पॉलिसी को अपनाए कि भाई एग्जाम क्या होंगे, यूजिंग ए सेंट्रलाइज्ड एग्जाम, एग्जाम कैसे होंगे भाई, सेंट्रलाइज होंगे, यानी कि 2-3 कैंपसेस अगर है तो सबका पेपर एक होगा, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। एज द सोल डैश बाय विच द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन इज टू बी जज्ड, इसके जरिए क्या होगा भाई, कामयाबी, इदारे की कामयाबी और नाकामी को जज किया जाएगा। कैसे जज करेंगे, प्रिडिक्ट करके, एक्चुअलिटी, प्रिडिक्शन करके करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी की उसकी पॉलिसी को, मतलब उसके सक्सेस और फेलियर इंस्टीट्यूशन को जज किया जाएगा, तो कैसे, गारंटी या प्रिडिक्शन की नहीं, एक्चुअलिटी के जरिए। द कैप्टन फ्रीक्वेंटली dash to other members of the team with unjustified attacks on their personal life. एनालाइज मतलब तज्जिया करना, ठीक है, और इनहैंस मतलब दिलकशी बढ़ाना, प्रोवोक्स मतलब उकसाना, तरकीब देना, और डिप्राइव मतलब महरूम कर देना। प्रोवोक्स, the dash forms of the for the contest are available at the receptions. कौन सा, the dash form, एंट्री फॉर्म्स, ठीक है। एंट्री फॉर्म ना, एंट्री टेस्ट, एंट्री फॉर्म, एंटर फॉर्म तो नहीं हो सकता,
एंट्रेंस फॉर्म तो नहीं हो सकता, इंट्रेंड नहीं है ना, एंट्री फॉर्म, एंट्री टेस्ट, एंट्री फॉर्म। ये तो बहुत सारे। That is a hairy dash creature. I have not seen it anywhere before. Incredible, नाकाबिले यकीन, ऑर्डिनरी आम, अनयूजुअल, अनयूजुअल, क्योंकि क्रिएचर कैसे होते हैं भाई, यूजुअल होते हैं ना, जैसे हेरी, अनयूजुअल क्रिएचर। It is a common dash that he likes to boast. It is common fact. The mother was anxious that is the safety of her son about. He was advised to abstain dash all alcoholic drinks. Abstain from. I told you dash it. I told you not to touch it. इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरफ चला जाता है, I told you not to touch it. The dash of private limited companies is in the hands of its directors. कौन होंगे? मैनेजर्स, डायरेक्टर्स के हाथ में होते हैं ना। मैनेजर्स। अच्छा भाई, ये तो अभी बहुत सारे हैं, 250-300 हैं तो टोटल। अच्छा, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने यहाँ पर। क्लास पेपर में वॉइस और नरेशन से रिलेटेड भी सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। तो वॉइस और नरेशन, ये लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें। तो वॉइस और नरेशन जो है वो क्लियर है। अगर सेंटेंस आपके पास आ जाए, जैसे अभी एक बार आया भी एमडी कैट में, एक वॉइस का एक सेंटेंस आया, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक सेंटेंस आया, एक सेंटेंस गिवन था, उसमें पूछा गया बताओ इसमें सिमिली क्या है। 4 ऑप्शन है, बहुत आसान था। अगर मालूम होगा, बात इसलिए चाहिए कि सिर्फ मालूम होने पर, पता है तो फिर तो आसान, नहीं मालूम है तो फिर तो अच्छा कंफ्यूज होगा, ये मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है। तो इस तरह से आया, एक बार वॉइस भी आ गया, तो नरेशन का भी आ सकता है भाई, है ना। एक सेंटेंस गिवन होगा, बोला जाएगा बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं। तो अगर मैं वॉइस के सेंटेंस अगर पूछूं तो आप बता दोगे, आप लोग क्लियर है? वॉइस सबको क्लियर है? yes. कोशिश कर लेंगे। लिटरली बता लें, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबको क्लियर है यहाँ से? वॉइस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं अभी एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अच्छा, हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है ना। हर कोई शॉर्टकट। अच्छा, मैं उससे डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव क्या है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस वो वॉइस है जिसमें स्ट्रेस फोकस हमारा सब्जेक्ट पर होता है, और पैसिव वॉइस वो है जिसमें फोकस स्ट्रेस जो है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा, एजेंट जो है हमारा अंडरस्टूड हो, अननेसेसरी हो और अनइम्पोर्टेंट हो।
ठीक है, उस वक्त जो है पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। द सेंटेंस इज अजान इज बीइंग कॉल्ड, द सेंटेंस agent is understood, ठीक है ना। एवरीबॉडी नोज अ पर्सन हु कॉल्स अजान इज कॉल्ड मुअज्जिन। इस सेंटेंस के अंदर कि अजान इज बीइंग कॉल्ड, इस सेंटेंस के अंदर अजान इज बीइंग कॉल्ड, इस सेंटेंस में जो एजेंट है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, वो क्या है, अंडरस्टूड है। ओके, सेंटेंस है कि द रिजल्ट ऑफ क्लास 9 विल बी अनाउंस टुमारो, रिजल्ट ऑफ क्लास 9 विल बी अनाउंस टुमारो। इस सेंटेंस में जो है अंडरस्टूड सी बात है कि रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल प्रिंसिपल। तो अंडरस्टूड है यहाँ पर, सो देयर इज नो नीड टू मेंशन दैट हु विल अनाउंस द रिजल्ट। एंड द इंपॉर्टेंस एंड द फोकस इज ऑन सब्जेक्ट। किसके ऊपर फोकस है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है। इंपॉर्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की है, काम की है, ना के काम के करने वाले की। ठीक है, सेंटेंस है रिजल्ट द रोड्स विल बी रिपेयर्ड कंस्ट्रक्टेड वेरी सून या नेक्स्ट मंथ। तो इस सेंटेंस में रोड की तामीर, सड़कों की तामीर की जाएगी, सड़क जो है वो मुरम्मत की जाएगी अगले महीने, अगले हफ्ते, जो भी है। तो इस सेंटेंस में भी क्या है भाई, कौन करेगा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अननोन है करने वाला। हमें फोकस किसके ऊपर है, रोड की मुरम्मत पर, ना के रोड जो तामीर करेगा उसके ऊपर। ठीक है भाई। इसी तरह से कहीं पर आप देखते हो कि सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अजान इज बीइंग कॉल्ड। इसी तरह से सेंटेंस से द थीफ हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। तो इस सेंटेंस में भी जो एजेंट है वो क्या है, अंडरस्टूड है। सबको मालूम है कि चोरों को पकड़ने वाला कौन होगा, पुलिस है। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हो कमेंटेटर जो है वो कमेंट्री करता है और वो कहता है कि कैच शुड बी टेकन। बैट्समैन बॉल हिट करता है, बॉल एयर में होती है, और फिर कमेंटेटर कहता है कि कैच शुड बी टेकन। ठीक है, ये नहीं कहता बाय द फील्डर। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है कि कैच लेने वाला कौन होगा, फील्डर होगा, इसीलिए कहता है कैच शुड बी टेकन। विकेट लेने के वक्त क्या कहता है, विकेट, है ना, विकेट इज नीडेड और विकेट शुड बी टेकन इन दिस ओवर। विकेट लेना इस ओवर में क्या है, ले लेना चाहिए, जरूरी है। तो यहाँ पे नहीं कहता है कि बाय द फील्ड, बाय द बॉलर, ओके, बस ये कहता है कि कैच शुड बी टेकन इन दिस ओवर। सही मारी है, कैच या विकेट जो है इस ओवर में ले लेनी चाहिए, विकेट शुड बी टेकन इन दिस ओवर। तो यहाँ अच्छा, इसी तरह से आप देखते हो बारिश हो जाती है मैच के दौरान, नीचे स्लाइड चलती है, नीचे पट्टी चल रही होती है, लिखा हुआ आता है कि मैच हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू रेन, मैच को रोक दिया गया है बारिश की वजह से। ये लिखते हैं कि द मैच हैज बीन स्टॉप्ड बाय द अंपायर, क्योंकि अंडरस्टूड है कि मैच किसने रोका है, अंपायर ने। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर एजेंट जो है क्या है, अंडरस्टूड है। क्या है, एजेंट यहाँ पर अंडरस्टूड है। तो पैसिव वॉइस यूज करते हैं जब हमारा एजेंट अननेसेसरी होता है, यानी कि गैर जरूरी, यहाँ पर मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो वहां पर हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। बेटा यूजुअली ट्रेडिशनली वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ 8 टेंसेस बट नॉट 4। यूजुअली जो है, ट्रेडिशनली जो है वो 8 टेंसेस के पैसिव बनते हैं और 4 के नहीं बनते। ठीक है, वो 4 टेंसेस कौन से जिसके नहीं बनते, कोई बता सकता है? सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस ट्रेडिशनली नहीं बनाते। बनाना चाहे तो फिर उसके लिए, ठीक है, ट्रेडिशनली नहीं होता, लेकिन अगर बनाना चाहे तो वो बीइंग से बीइंग लगाकर उसको बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते यूजुअली। बेटा सब्जेक्ट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। बेटा सबसे अहम जो है पैसिव वॉइस के अंदर वो है बी वर्ब। क्या है, बी वर्ब को समझना। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये असल जो है आपने समझना है। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी का मतलब है इज, एम आर, वॉज, वर एंड बी। बेटा वी डोंट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। जब वर्ब इंट्रांजिटिव होगा तो उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। दो किस्म के वर्ब, एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट रखता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसकी अप्रोच ऑब्जेक्ट तक होती है। किस तक होती है? एक ऐसा वर्ब जिसकी अप्रोच ऑब्जेक्ट तक हो, एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो नहीं रखता उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और हमें मालूम है कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रखता, इस वजह से इसका पैसिव नहीं बन सकता, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए शर्त क्या है भाई? ऑब्जेक्ट का होना, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मिसाल के तौर पर एक वर्ब है प्ले, प्ले, ठीक है ना, प्ले ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर सेंटेंस है ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस में प्ले के बाद क्या मौजूद है? क्रिकेट मौजूद है, क्योंकि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो प्ले क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और इसी तरह से सेंटेंस है कि ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, वो खेलता है उम्दा, अच्छा। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि वेल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से सेंटेंस है कि बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स इन द ग्राउंड, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स इन द ग्राउंड। अब इस सेंटेंस में काइट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो फ्लाइंग क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सेंटेंस है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, इस सेंटेंस में भी फ्लाइंग मौजूद है, लेकिन यहां पर फ्लाइंग क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक सेंटेंस क्या कहा मैंने कि बॉयज आर फ्लाइंग, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स इन द ग्राउंड। दूसरा सेंटेंस क्या कहा कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई इन द एयर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में फ्लाई इसमें भी है, पहले वाले सेंटेंस में भी था, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में फ्लाइंग जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसमें क्या मौजूद है? आगे ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में कि आखिर ये वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं। ओके बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर उस वर्ड का क्वेश्चन व्हाट और हु है तो इसका मतलब वो वर्ड ऑब्जेक्ट है, और अगर व्हाट और हु नहीं है तो इसका मतलब वो वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने सेंटेंस कहा कि ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, अभी सेंटेंस में प्ले के बाद क्या वर्ड है? क्रिकेट, वो खेलता है क्या? क्रिकेट। तो क्रिकेट किसका क्वेश्चन है भाई? क्रिकेट का क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट। तो ही प्लेस व्हाट? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, इस वजह से प्ले क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। और ही प्लेज वेल, इस सेंटेंस में प्ले है लेकिन प्ले के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वेल जो है ना ये व्हाट का आंसर है ना हु का आंसर है, बल्कि ये किसका आंसर है? हाउ का। किसका? हाउ का। और हाउ का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस मैंने क्या कहा कि बॉयज आर फ्लाइंग, सिंपल सी बात है कि अगर जो वर्ड है ना उसका क्वेश्चन अगर व्हाट है, ही प्लेस क्रिकेट, अब मुझे बताओ कि क्रिकेट किसका है? किसका आंसर है ये? व्हाट या हु का या हाउ का? व्हाट का, वो खेलता है क्या? क्रिकेट। और ही प्लेज वेल, वो खेलता है, वेल किसका है? व्हाट का आंसर है? हाउ, हु का आंसर है? हाउ का आंसर है, और हाउ का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ही प्लेज वेल। इसी तरह से सेंटेंस है कि बर्ड ही बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स इन द ग्राउंड, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस में बॉयज आर फ्लाइंग व्हाट? बॉयज आर फ्लाइंग व्हाट? काइट्स। तो काइट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस क्या कहा कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो अब यहां पर फ्लाइंग के बाद आगे ऑब्जेक्ट आया, इन द स्काई किसका आंसर है? वेयर का। किसका आंसर है? वेयर का। तो ये ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है बेटा? सेंटेंस है ही पनिश्ड हिम बैडली, ही पनिश्ड हिम बैडली। अब इस सेंटेंस में उसने सजा दी, किसे? हिम को, उसे। तो हिम किसका, ये किसका आंसर है? हु का। किसका? और व्हाट और हु का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ही पनिश्ड हिम, उसने सजा दी किसे? हिम को। तो हिम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में से हिम निकाल देता हूं। अब सेंटेंस है ही पनिश्ड बैडली, ही पनिश्ड बैडली। अब बताओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है? नहीं। ही पनिश्ड, उसने सजा दी किसे? ये नहीं है, बल्कि कैसे दी? बुरी तरह से, बैडली। तो बैडली क्वेश्चन है भाई किसका? बैडली का। बैडली का क्वेश्चन क्या होगा? हाउ, ठीक है। तो उसने सजा दी कैसे? बुरी तरह से। क्लियर हो गया? तो ये फर्क है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में। अगर ऑब्जेक्ट है जिसका आंसर व्हाट और हु का आंसर है तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अब सेंटेंस है बेटा शी मेक्स टी। सेंटेंस है शी मेक्स टी।
बेटा सबको मालूम है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो टी ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया। बेटा इन पैसिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस बी वर्ब डजंट एग्जिस्ट। एक्टिव वॉइस में बी वर्ब नहीं होता। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी वर्ब का इजाफा करते हैं, बी वर्ब का इजाफा करते हैं। एक्टिव वॉइस में बी वर्ब नहीं है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी वर्ब का इजाफा करते हैं। ओके बेटा ये कौन सी फॉर्म है? मेक, ये मेक फर्स्ट फॉर्म है। और जब फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या करोगे? बी वर्ब का इजाफा करना है, ये रूल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया और इसके फौरी बाद आपने बी वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? बी वर्ब। और बी वर्ब कैसे होगा भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो बी वर्ब इज अ, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म है तो फोर्थ फॉर्म है तो बीइंग। अब यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो टी के साथ क्या लिखोगे? क्योंकि टी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, टी इज। ओके बाद इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं फोर्थ फॉर्म को और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म को। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म क्या है? मेड। बच्चे एम ए के ई डी कर देते हैं। तो मेड जो है ये सेकंड भी और इसकी थर्ड फॉर्म भी है। और फिर बाय और शी का क्या हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब बेटा सेंटेंस है, यूजुअली बाय यूज करते हैं प्रेपोजिशन, यूजुअली बाय यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार बाय के अलावा भी यूज कर देते हैं प्रेपोजिशन। मिसाल के तौर पर सेंटेंस है आई न्यू हिम। क्या सेंटेंस? आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था, आई न्यू हिम। अब इस सेंटेंस के अंदर आप जब पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हिम का ही हो जाएगा, ही का हिम का ही हो गया। अब ये बताओ नो की ये कौन सी फॉर्म है? ये न्यू जो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बी वर्ब का इजाफा होगा ही वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी के नोन। अब यहाँ पर बाय नहीं आएगा, यहाँ पर प्रेपोजिशन टू आएगा। ठीक है, नो के साथ प्रेपोजिशन टू लिखेंगे, बाय यूज नहीं करेंगे। यूजुअली प्रेपोजिशन बाय यूज होता है, लेकिन जब नो आता है तो नो के साथ टू यूज करते हैं। ओके, जैसे एडजेक्टिव के एतबार से याद करें आप लोग, कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं? देन, ही इज बेटर देन मी, यू नो दिस क्लास इज कूलर देन दैट क्लास, ये क्लास उस क्लास से ज्यादा ठंडी है। दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट क्लास, तो ये क्लास है ना, ये फूल उस फूल से ज्यादा खूबसूरत है। तो कंपैरिजन भी क्या करते हैं हम? प्रेपोजिशन देन यूज करते हैं, THEN देन। कंपैरिजन में क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन देन यूज करते हैं। लेकिन 6 ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ देन यूज नहीं करते बल्कि टू यूज करते हैं। ही इज सीनियर देन मी नहीं, बल्कि ही सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये 6 वो एडजेक्टिव है जिनके साथ प्रेपोजिशन देन यूज नहीं करेंगे बल्कि टू यूज करेंगे। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। He is senior than me, he is senior to me. I am senior to you. He is junior to me. You are superior to her. बाकी कंपैरिजन में क्या यूज करते हैं? देन। इसी तरह से बाय यूज करते हैं, लेकिन जब नो आ जाए तो वहां पर टू यूज करेंगे। मेरा सेंटेंस है, He is drawing a map of Pakistan. ऑब्जेक्ट क्या है भाई? मैप ऑफ। बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट के फौरी बाद बी वर्ब यूज किया, क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद बी वर्ब। बात समझ में आ गई? बी वर्ब का इजाफा करते हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में बी वर्ब नहीं होता। बी वर्ब इजाफा करेंगे पैसिव वॉइस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने बी वर्ब को फौरी यूज कर दिया। इसमें क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर बी वर्ब।
तो भाई सबसे पहले क्या आया, अ मैप ऑफ पाकिस्तान। अ मैप ऑफ पाकिस्तान के साथ इज आएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर आर कर देते हैं, ठीक है। अ मैप ऑफ पाकिस्तान इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फोर्थ फॉर्म जिसको कहते हैं, क्या यूज होगा, बीइंग यूज कर देंगे। और फिर बाय, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय, ये का है they have completed the project। बेटा सेंटेंस में द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया। अब देखो दे के साथ तो हैव आता है, लेकिन द प्रोजेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, हैव आ गया। बेटा कंप्लीटेड इज द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोथ। कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म भी, और अगर कंप्लीटेड से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो ये सेकंड फॉर्म है ना। और इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म वो क्या इजाफा होगा, बी वर्ब क्या इजाफा होगा, बी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से मौजूद है, कंप्लीटेड बाय, देगा क्या कर दोगे भाई, डैम कर दोगे, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे जो जितने भी मॉडल वर्ब है, जितने भी मॉडल वर्ब है, चाहे वो प्योर मॉडल वर्ब हो या सेमी मॉडल वर्ब हो, क्योंकि मॉडल वर्ब क्या है भाई, मॉडल वर्ब जो है वो दो किस्म के हैं, एक है फुल मॉडल या प्योर मॉडल, फुल मॉडल वर्ब, ठीक है, जिसको प्योर मॉडल वर्ब भी कहते हैं, और एक है सेमी मॉडल वर्ब। तो बेटा मॉडल वर्ब प्योर हो या सेमी हो, जैसे कैन है, कुड है, शुड है, विल है, शैल है, मे है, और माइट है, वुड है, मस्ट है ना भाई, ये सारे प्योर मॉडल वर्ड कहलाते हैं। जब इनके पैसिव वॉइस करोगे तो क्या करोगे, बी का इजाफा कर दोगे। बी किसी के बराबर नहीं होगा, डायरेक्ट आपने बी लिखते हैं। आई कैन प्ले द पियानो कैन बी प्लेड बाय मी, द पियानो कैन बी प्लेड बाय मी। अब बच्चे गलती कर जाते हैं, कैन को कोड कर देते हैं। कैन को कोड नरेशन में नहीं करते, वॉइस में करेंगे, वॉइस में नहीं करेंगे, नरेशन में करेंगे कैन का कोड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आपने जो मॉडल वर्ब है उसके बाद आपने बी का इजाफा कर देना। द पियानो, आई कैन प्ले द पियानो कैन बी प्लेड बाय मी। वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जितने भी मॉडल वर्ब है बेटा, आई विल टेक द टेस्ट टुमारो, the test will be taken by me tomorrow। I will take the test tomorrow, the test, ठीक है, will be taken। अच्छा, ये भी होता है कि सेंटेंस लिखा हुआ I shall take the test tomorrow, अब पैसिव है, I shall take the test tomorrow पैसिव है। the test, अब अच्छा शैल लिख देते हैं, the test will आएगा ना, will और शैल का पेयर है, जैसे इज एम आर है, वॉज वर है, हैज हैव है, या तो हैज है या तो हैव आएगा, या तो इज आएगा या तो एम आएगा या तो आर आएगा, या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा, या तो विल आएगा या तो आई शैल टेक द टेस्ट टुमारो। अब पैसिव जब बनेगा तो टेस्ट, अब क्योंकि आई के साथ सिर्फ शैल आता है, तो अब पैसिव जब बनेगा तो लिखोगे द टेस्ट विल बी टेकन बाय मी टुमारो, वी शैल टेक द टेस्ट टुमारो। अब यहां पर क्योंकि आई और बी के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, शैल। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या बन चुका है, द एग्जाम या द टेस्ट, तो द टेस्ट के साथ शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। आई और बी के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना भाई, शैल, ठीक है। इस तरह से पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं भाई, जिसके साथ टू आ जाए, इंफिनिटिव टू, उसे कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। अब जैसे सेमी मॉडल वर्ब ये सारे हैं बेटा, बी किसके बराबर है, याद रखना, बी बराबर इज एम आर एंड वॉज वर के, अभी मैंने लिख दी है कि बी क्या है भाई, इज एम आर, वॉज वर, बीन और बीइंग। जैसे यूजुअली क्या है, बी से मुराद इज एम आर एंड वॉज वर। बी टू का मतलब इज एम आर वॉज वर टू, आई एम टू गो देयर, आई वॉज टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना था।
आई एम टू मीट ही, मुझे उससे मिलना है। इसी तरह से बी टू बी गोइंग टू मतलब इज एम आर वॉज वर गोइंग टू। बी जहां पर भी देखो इसका मतलब इज एम आर वॉज वर, इज एम आर गोइंग टू या वॉज वर गोइंग टू। बी अबाउट टू, ये सारे कंफर्म फ्यूचर या नियर फ्यूचर कहलाते हैं, है ना। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। इट इज अबाउट टू टेक, द एरोप्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ, ठीक है, जहाज उड़ने वाला है, तो अबाउट टू, बी अबाउट टू, उड़ने ही वाला है। इसी तरह से बी सपोज टू, yes, B is MR was वर। Be able to is MR able to, was वर able to। ओके, ये भी सेमी मॉडल वर्ड। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही वॉज एबल टू डू दिस वर्क, वो ये काम करने के काबिल था। तो बी टू एबल टू, बेटा हैव टू सुने हैं कभी, हैव टू और हैज टू, ये भी सेमी मॉडल वर्ड है। करना पड़ा या करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है या करना पड़ता है। हैड टू इसका पास्ट हो गया बेटा। इसके अलावा नीड, उसके अलावा यूज टू नहीं, शैल विल तो इसमें आ गया, ठीक है। यूज टू, नीड, देयर, ये सारे क्या कहलाएंगे, सेमी मॉडल वर्ड। बेटा आप मॉडल प्योर हो या सेमी हो, पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, बी करना। ओके, बेटा मॉडल प्योर हो या सेमी मॉडल वर्ब में जब पैसिव बनेगा तो क्या करोगे, आपने इसमें बी का इजाफा कर देना। दोनों में इस बी से मुराद बताया ना, इज एम आर है, ये बी वो नहीं है। यहाँ पे मैं बी से मुराद क्या है, इज एम आर टू वॉज वर टू, इज एम आर वॉज वर गोइंग टू, इज एम आर वॉज वर अबाउट टू। नहीं, यहाँ पर इज एम आर वॉज वर कंसीडर करते हैं। पैसिव वॉइस में बी का इजाफा करना। आई एम टू मेक टी, आई एम टू, क्योंकि बी से मुराद इज एम आर है ना, सेंटेंस से आई एम टू मेक टी क्या बनेगा, पैसिव। आई एम टू मेक टी, आप बोलोगे टी इज, क्योंकि अब आई एम टू है ना, अब टी के साथ एम टू नहीं आएगा, टी के साथ इज टू आएगा, टू इज टू बी, ठीक है ना। टी इज टू बी, टी इज टू बी, और फिर मेड बाय मी। आई एम टू मेक टी का क्या बना, टी इज टू बी मेड टी, क्योंकि यहां से बता चुका ना बी से क्या मुराद है, बी से मुराद इज एम आर और वॉज वर। इज नॉट बीइंग, नेगेटिव में इज और बीइंग के बीच में नॉट आएगा। जब इंट्रोगेटिव होगा तो इज अ मैप ऑफ पाकिस्तान बीइंग ड्रॉन बाय हिम। यहाँ पर इज एमआर और वॉज वर टू कंसीडर करें, यहाँ पे बीइंग का इजाफा करोगे, बस बी से मुराद आपने रखना है ध्यान में कि बी से मुराद क्या है, बी टू मतलब इज एम आर वॉज वर टू। वो तो इसकी फॉर्म आ गई ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वो तो फॉर्म पे चले गए। यहाँ पर बस आपने इसको दो पे रखना है, प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि बी से मुराद इज एम आर और वॉज वर। इज एम आर का मतलब प्रेजेंट, वॉज वर का मतलब पास्ट। अब ये या तो ये प्रेजेंट में होगा या तो पास्ट में। अब वो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म पे तो नहीं हो सकता ना, ये कौन सा टेंस होगा फिर ये, ठीक है। चलो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।